वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। कल तक हमने चैप्टर नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है। अब उसका हम मीनिंग और टाइप्स कर रहे हैं। देखिए, जो हमारा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वो हम एस्टेब्लिश करते हैं हमारे पर्सन के बीच जो वर्क कर रहे हैं, ताकि उनके बीच एक अच्छा एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो और क्लैरिटी हो कि किसको क्या करना है, हमारे सुपीरियर्स को, हमारे सबॉर्डिनेट को। और उन एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशंस जो बिल्डअप होते हैं वेरियस वर्किंग एंटरप्राइजेज में, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं इट्स एफर्ट द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है उसको भी हम आउटकम में ला देते हैं। डेफिनेशन देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन इंटरप्राइजेस। मतलब जो भी पूरा हो रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सारी अरेंजमेंट्स का ध्यान रखना, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे 4 टाइप है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखिए लाइन organization. It's refer to direct vertical relationship through which authority moves from top to bottom. मतलब क्या है, जो हमारे मैनेजर है वो हमारे सुपीरियर्स को देते हैं, मतलब, और सुपीरियर्स हमारे सबॉर्डिनेट्स को। ये हमारा सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड है, जिसको हम कहते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, लाइक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और आइडियल। इट इज कॉल्ड लाइन बिकॉज इन इट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आती है, उसलिए हम इनको लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे टॉप मोस्ट के जर्नल मैनेजर्स हैं वो ऑर्डर करते हैं हमारे डिपार्टमेंटल के मैनेजर्स को, ताकि जो मैनेजर्स हैं वो अपने सुपरिटेंडेंट डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने वर्कमैन को ऑर्डर दे, जिस वजह से हमारा जो इमीडिएट सुपीरियर और ऑर्डर है पास होता है इमीडिएट टू सबॉर्डिनेट्स। और जो हमारे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे टॉप लेवल सबॉर्डिनेट हैं वो हमें सुपीरियर करेंगे और फिर हम अपना काम करेंगे। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स देखिए, ऑर्डर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन, कंप्लेन एंड सजेशन मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन अ स्ट्रेट लाइन, employee receive in order from his nearest superior, the employee is answerable only to his nearest superior, every superior has a limited number of subordinate, authority is considered in the hand of top level officers। I think पढ़ के ही आपको क्लियर हो गया होगा। Now type of line organization, ऊपर भी एक और है, the responsibility for the success or failure of the organization lies entirely on the top level officers। 2 टाइप के हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल। प्योर लाइन में देखिए, जर्नल मैनेजर के पास है, नीचे है प्रोडक्ट, उसके 2 फोरमैन है ए और बी, और उसके नीचे वर्कमैन है नंबर डिवाइड में। ठीक है। डिपार्टमेंटल में क्या आएगा, डिपार्टमेंटल में क्या आता है कि एक मैनेजर है, उसके 4 हैं अलग से, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, पर्सनल की, फिर उनके सुपरिटेंडेंट अलग अलग हैं, फिर उनके एम्प्लॉयज़ अलग हैं, उनके सुपीरियर्स अलग है। ठीक है। तो डिपार्टमेंट में क्या होता है, उनके 3 लेवल बन जाते हैं, और जो हमारा लाइन है, प्योर लाइन है, उसमें 2-2 बन जाते हैं। एविलेशन ऑफ लाइन, मतलब मेरिट्स क्या है, इजी टू एस्टेब्लिशमेंट, हम इजीली उसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और जो वर्कर्स है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड होती है, जो टॉप लेवल के मैनेजर जब तक सुपीरियर्स को ऑर्डर नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। इसमें क्लियरली डिवीजन हो जाता है हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि टॉप लेवल के मैनेजर अपने सुपीरियर्स को सारी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, ताकि वो अपने एम्प्लॉय से काम कराए। स्पीडी एक्शन, जो एक्शन है वो बहुत स्पीडली लिया जाता है और हमारा डिसीजन भी अच्छे रहते हैं। कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, हर एक पर्सन कोऑर्डिनेट कंट्रोल के अंदर, मतलब कंट्रोल के अंदर दायरे में रह के काम करता है। इजी टू फाइंड आउट डिफॉल्टर, अगर किसी ने गलती करी है तो हम उसको अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम उसे कैच कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी चेंज करना हो तो अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टेंसेस हम चेंज कर सकते हैं, टू द, किन से बात करके, अपने नियरेस्ट सुपीरियर से बात करके। लेस एक्सपेंसिव फॉर्म है, बहुत ही कम पैसा लगता है, और मोर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और हमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है जल्दी हमारी प्रॉब्लम्स का। डीमेरिट्स क्या क्या होंगी, ओवरलोडिंग ऑफ की मैन, हमारे जो की मैन है उन पे ओवरलोड हो जाता है। स्पेशलिटी की कमी है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाती, इनिशिएटिव नहीं ले पाते हमारे एम्प्लॉयज़, और जो फेवरिज्म है उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रह पाती, क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स है वो टॉप लेवल के मैनेजर के, तो वर्कर के पास कोई फेवरिज्म नहीं होता। डिपेंडेंसी हो जाती है कि जब तक ऑर्डर रहेगा तब तक काम नहीं करेंगे, जब तक ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर डिले हो जाए तो तब तक हमारा काम ही नहीं स्टार्ट होगा। इस वजह से मोनोपोली रहता है हमारे डिसीजंस के प्रति।
सूटेबल कहाँ कब है, जब वहाँ पे बिजनेस का बिजनेस का साइज स्मॉल हो वहाँ पे सूटेबल रहेगा, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉज स्मॉल हो वहाँ रहेगा, जब बिजनेस का सिर्फ वन काइंड हो और या फिर सिंगल मैन्युफैक्चर सोल्ड हो वहाँ कामयाब रहेगा। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है इट्स रेफर टू दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर स्पेशलिस्ट एडवाइजर असिस्ट द लाइन मैनेजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज, जहाँ पे स्पेशल पर्सन्स करे जाते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब थिंकिंग करते हैं, फंक्शन के एग्जीक्यूट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, इंडिविजुअल के रिजल्ट्स को, इस वजह से। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, स्टाफ रेफर टू दोज एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स एडवाइस एंड सर्विस टू द लाइन, मतलब क्या है जो आपको एडवाइस करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स देखिए, द वर्ड ऑफ थिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिवाइड इंटू टू पार्ट, जो स्टाफ है वो एग्जीक्यूट करता है और थिंक करता है, वाइल द line executive translate the thinking into reality. The line of the line means is tech and benefit to the advice. जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनके पास इतना राइट है कि वो टेंडर एडवाइस दे सकते हैं, रिजेक्शन दे सकते हैं, एक्सेप्टेंस कर सकते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव से। जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो रिमेन सबॉर्डिनेट्स ही रहेंगे, बट जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो स्टाफ एग्जीक्यूट्स करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लीमेंटेड, जो ऑर्डर रिसीव होंगे वो थ्रू सिंगल ऑफिसर होंगे, जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम मूवमेंट होती है, और जो सजेशन और कंप्लेन है वो बॉटम टू टॉप होती है। जैसे लाइक शेयर होल्डर है, उनका बोर्ड ऑफ शेयर है, फिर मैनेजर है, उनके क्या है अलग से, फिर 2 मैनेजर है, सुप्रिटेंडेंट है, उनका कंट्रोल भी रहेगा, प्रोडक्शन कंट्रोल भी रहेगा, सेल ऑफिसर है, और जो हमारी रिसर्च है वो हमारे जनरल मैनेजर को देंगे, और जो जनरल मैनेजर है वो अपने मार्केट और प्रोडक्शन मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देगा। मेरिट्स क्या है, साउंड डिसीजन, मतलब बहुत जल्दी डिसीजन होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है हमारे सबॉर्डिनेट्स की, सुपीरियर्स की, स्पेशलाइजेशन पॉसिबिलिटी है, एडवांटेज है हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन को, और जो हमारी रिसर्च फैसिलिटी है वो भी हमें इधर मिल रही है। मोर फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, हमारी जो एक्सपेंशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रहता है। डीमेरिट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज़्यादा लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक्सपर्ट्स की वहाँ पे कमी रह जाती है, लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बहुत थ्योरेटिकल एडवाइस है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, डिसीजन लेने में काफ़ी जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, और अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग हमें कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ एग्जीक्यूटिव, और जो सारा कुछ मामला डिपेंड रहता है हमारे एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद है हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट्स रेफर टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज टू द परफॉर्म बाय इट, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं। लाइक देखो, शेयर होल्डर की ड्यूटीज़ बोर्ड डायरेक्टर्स को, जनरल में, अब वो जनरल मैनेजर सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दे, और मार्केटिंग के भी 3 अलग से हैं, सेल डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर देना। एडवांटेजेस देखो, स्पेशलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारी इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑर्डिनेशन अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती है, जो मैनेजरल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, जो डुप्लीकेट के एफर्ट्स है वो कम हो जाते हैं, ट्रेनिंग की फैसिलिटी आपको दी जाती है, इक्वल वेट होता है हर एक फंक्शन का। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन को डिपार्टमेंटल वाइज डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और कई बार हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, जो हमारी डेवलपमेंट करनी होती है हमारे एम्प्लॉयज़ की या फिर हमारी स्पेशलाइजेशन की, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल फेस करने पड़ते हैं। सुटेबिलिटी कहाँ है, जहाँ बिजनेस की साइज़ बड़ा हो, स्पेशलाइजेशन जहाँ रिक्वायर्ड हो, अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन होती हो अगर ज़रूरत हो तो तभी, और वहाँ पे जहाँ पे वन प्रोडक्ट ही सोल्ड हो रहा हो देयर ओनली। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ऑब्जर्व्ड की जाती है, लाइन एंड स्टाफ में भी ऑब्जर्व कर जाती है, फंक्शनल में नहीं करी जाती है। एडवाइज एंड डिसीजन, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे लाइन एग्जीक्यूटिव हम वो वहाँ पे कोई एडवाइजर नहीं है, वो खुद से डिसीजन लेते हैं। लाइन एग्जीक्यूटिव में कंसल्टेंट होते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो लेते हैं, और फंक्शनल में एवरी जो भी अथॉरिटी और डिसीजन है वो सिर्फ हमारा सिर्फ एक्सपर्ट ही लेगा, और कंसल्टेंट को सिर्फ हम ऑफर करेंगे अगर हमें करनी है तो। स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे वेरियस जॉब होती है और यहाँ पे कोई मतलब कमी होती है स्पेशलाइजेशन की। यहाँ पे हम अपॉइंट करते हैं एक्सपर्ट को ताकि वो एनकरेज करे स्पेशलाइजेशन के लिए लाइन एंड स्टाफ में। और फंक्शनल में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है जब हमें अपना डिवीजन ऑफ वर्क करना हो। क्विकनेस ऑफ डिसीजन,
लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्विक डिसीजन ले लेते हैं, बट यहाँ पे हमारे मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लाइन एंड स्टाफ में डिसीजन लेने पड़ते हैं, डिले हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे साउंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जो फंक्शनल के हैं वो एक्सपर्ट लेते हैं, और जो डिसीजन है वो भी बहुत जल्दी लिया जाता है, और साउंड भी हमें जल्दी मिल जाती है। अकाउंटेबिलिटी लाइन स्टाफ में बहुत ईजी है, लाइन एंड स्टाफ में काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टीज, और फंक्शनल में वर्क से कनेक्ट करता है, अगर फिक्स करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। डायमेंशंस एंड स्ट्रक्चर वर्टिकल है लाइन एंड स्टाफ का, और लाइन एंड स्टाफ का भी वर्टिकल है, और जो हमारे फंक्शन है उसका हॉरिजेंटल है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होती है, यहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनता कॉन्फ्लिक्ट का हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन एंड स्टाफ में कॉन्फ्लिक्ट है जब हमें लाइन स्टाफ, एग्जीक्यूटिव और स्टाफ में हम क्वेश्चन उठते हैं हमारे अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल फेस करने पड़ते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है लाइन में, और यहाँ पे कम है क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ज़्यादा है, और वहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहाँ पे बिजनेस स्मॉल हो वहाँ पे लाइन ऑर्गेनाइजेशन कामयाब है, जहाँ पे लार्ज हो वहाँ पे में लाइन एंड स्टाफ, और जहाँ फंक्शनल हो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज। यूज़ इन प्रैक्टिस, अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो तभी, यहाँ पे मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है लाइन एंड स्टाफ में, और वहाँ पे तो बहुत ही कम। ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यू आया है। इट्स रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ बाय फंक्शन एंड प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेसेस। देखिए ये डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ए के लिए परचेज हमने अलग अलग हायर करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट वाइज काम होता है। अगर हमें प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग मैनेजर होगा। मेरिट्स देखिए, प्लेंटी ऑफ स्पेशलिस्ट, हमें स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फ्लेक्सिबल है, पॉसिबिलिटी है कि हमारा एक्सपेंशन होगा, और इकोनॉमिकली कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। डीमेरिट्स क्या है, प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, और जो डिपार्टमेंटल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत बड़ी कमी है। ठीक है। तो देखिए अब क्या है, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो फेल हो जाते हैं कि उन्हें किस में हम किसको शिफ्ट करें रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसको ना करें। कम्युनिकेशन में कैसे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर और डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो कंसल्ट करते रहते हैं कि किसको दें किसको ना दें, कौन एम्बिशियस है अपनी इन सिचुएशन को क्रिएट करने में। ठीक है। जो हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मैनेजर्स इस टाइप के होते हैं कि उन्हें प्रायोरिटी लगता है, उनका ये कि हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही बिल्डअप करना, तो ये उनके लिए डीमेरिट हो जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे ऑर्डर रिसीव करते हैं फ्रॉम बोथ द डिपार्टमेंट, बट उन्हें ऑर्डर को पूरा कौन करता है, यहाँ पे इस चीज़ की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। और मैं आपको मैट्रिक्स में एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिस कंसर्न पे वो यूज़ करते हैं उस पर फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऐसे ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स पर्टिकुलर वर्क के लिए बन जाते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 भी ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। सो आपके 1 to 8 चैप्टर हो गए हैं। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया मैं दिवाली तक मतलब मंडे तक 10 चैप्टर कराने की कोशिश करूँगी। आई होप सो हो जाए, बाकी लेट्स सी अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस एंड टाइम। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, अपना डाउट क्लियर कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।